आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों हम देख रहे हैं, वैसे तो ये पेड कोर्स है, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे एक्चुअली बहुत बच्चे कह रहे थे सर इस पे आपने लेक्चर चैनल पे अपलोड नहीं किया है, तो मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ लेक्चर्स। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो कोर्स में ही आएंगे। फाइनल लेक्चर है और हमारी सेल चल रही है। कल लास्ट डे, आज लास्ट डे है, कल से प्राइस हाइक हो जाएंगे। तो जिनको भी सेल के जो इनको कोर्सेज चाहिए और जो भी अवेल करना चाहते हैं अट्रैक्टिव ऑफर्स, तो आज का उनके पास टाइम है। अब हम नहीं बढ़ा रहे हैं ये फाइनल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 31 को बोला था सर प्लीज सेल बढ़ा दीजिए। तो अब देखो मैंने यार कुछ डिसाइड किया है। क्या है ना कि होता क्या है कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं, पिछले 2 लेक्चर जो मॉडर्न हिस्ट्री के रहे वो 2 घंटे के हो गए, मतलब 1-1.5 घंटे के आसपास हो गए, तो वो साइज बहुत ज्यादा हो गया। तो बच्चों ने जो पेड कोर्सेज में है, कुछ बच्चे मुझसे बोले कि सर ये बहुत बड़ा साइज का हो गया है, हम लोगों का डेटा बहुत ज्यादा चला जाता है। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि देखिए अब ये तो 4K पे बनता है, 1080 पे बनता है, तो साइज उतना ही रहेगा। मैं ना थोड़ी लेंथ छोटी करूंगा अब लेक्चर्स की। मतलब जैसे पहले क्या मैंने बहुत सारे टॉपिक्स एक लेक्चर में पढ़ा दिए, अब मैं एक टॉपिक को एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इससे लेंथ छोटी होगी, ठीक है। तो यहां पे बच्चों को भी आराम रहेगा, आराम से वो डाउनलोड कर सकते हैं, कम डेटा उनका लगेगा और फिर और अच्छे से भी चीजें हो जाएंगी। तो अब यही है, हम बात करेंगे सिर्फ आज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वैसे मैंने सोचा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड एवरीथिंग आज मैं पढ़ा ही दूंगा, एंग्लो मैसूर और सब कुछ, लेकिन वही है कि अब से मैं ना पार्ट्स में करूंगा, ठीक है। डेली एक लेक्चर आएगा पेड कोर्सेज में, मॉडर्न हिस्ट्री में डेली एक लेक्चर आएगा, और जिनको जीएस हिस्ट्री का कोर्स लेना है वहां पे भी अपलोड होगा। तो चलिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। एक और चीज बता दूं कि सैटरडे में लाइव आ रहा हूं, इस सैटरडे में लाइव आ रहा हूं। जो भी प्रॉब्लम हो जो हमारे पेड कोर्सेज में है उनके लिए ही, जो भी प्रॉब्लम हो आप सीधा यहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप जो भी डाउट्स हैं आपके, ठीक है, मैं लाइव आऊंगा सैटरडे को, तो आप पूछ लीजिएगा। लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, देख लूंगा यूट्यूब पे लाइव आना है कि ऐप पे लाइव आना है, तो ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये एक ऐसी बैटल थी जिसने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। बिल्कुल भारत के इतिहास बदल गया। यहां से भारत का इतिहास कैसे बदल गया? क्योंकि देखो बेटा, मुगल्स जो थे, मुगल्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे औरंगजेब के आने तक। अब औरंगजेब जब गया तो उसके बाद 13 साल तक तो कभी फर्रुखसियार आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। मुगल्स के बाद, औरंगजेब के बाद मुगल संभल ही नहीं पाए, और इसके बाद मुगल्स खत्म होना शुरू हो गए। इतने वीक रूलर्स कि पूरा का पूरा मुगल एम्पायर ही डिसइंटीग्रेट हो गया। तो ताकतवर कौन बने? मराठा। यहां पे बात सिर्फ और सिर्फ मराठा की होगी। इससे पहले हमने बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, इन सब की बात की थी। मैंने बताया था कार्नेटिक वॉर्स की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने फतह पाई थी, अंग्रेजों को जीत मिली थी। लेकिन इसमें हम बात करेंगे दोस्तों मराठाओं की। याद रखिएगा मराठा इतने ज्यादा ताकतवर थे, 1761 तक मराठा, अभी तक बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुई है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होंगे भाई? यहां पे ब्रिटिशर ताकतवर होंगे, ब्रिटेन के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी, लेकिन जब तक बैटल ऑफ बक्सर 1764 तक नहीं होगी तब तक मराठाओं के पास पूरा का पूरा नॉर्थ एरिया था, बंगाल को छोड़ के। बंगाल क्योंकि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ब्रिटिशर के पास आ गया था। तो यहां समझिए आप कि इतने ज्यादा मराठा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मराठाओं का ही रूल था। 1752 में मराठाओं ने ट्रीटी साइन की थी एक मुगलों के साथ, और बाकी जितने भी यहां पे नॉर्थ में थे कि हम टैक्स तुमसे लेंगे, चौथ वसूलेंगे। देखिए इसमें, इस बैटल में क्या हुआ ना, इस बैटल में प्रॉब्लम क्या हुई, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले इट इज द टर्निंग पॉइंट। इट इज द टर्निंग पॉइंट क्यों? इसलिए क्योंकि अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा जीत जाते तो आप यकीन मानिए कि ब्रिटिशर खत्म हो जाते और भारत पे जो राज होता वो मराठाओं का होता, है ना, यही सेंट्रलाइज्ड होते। आप समझिए कि 50-60 सालों में मराठाओं ने हार देखी ही नहीं थी। इनफैक्ट महाराज शिवाजी के समय से मराठाओं ने एक बार भी हार का मुंह नहीं चखा, वो हारे ही नहीं थे। समझिए कि जो लोग पैदा हो रहे थे, जो लीडर्स आ रहे थे मराठाओं में, उनको पता ही नहीं था कि हार होती क्या है, वो जीतते ही आ रहे थे। इतनी शानदार लीडरशिप पेशवाओं की रही है भाई। बाजीराव 39 साल के भाई, उन्होंने सारी बैटल जीत डाली उठा के। 1740 तक तो एकदम तोड़ फोड़ मचा दिया। आप समझिए कि मराठाओं का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस था, इतना ज्यादा। पॉइंट 2,
इतना ज्यादा ताकतवर मराठा थे कि मुगल्स भी इनके अधीन थे। आपको पता है मराठा जिनको चाहते थे वो गद्दी पे बैठता था, जिस मुगल एम्परर को चाहते थे वो गद्दी पे बैठता था। इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी मराठाओं में, एकदम पूरा रूल कर रहे थे, तो इनको कोई हरा ही नहीं सकता था। इनका एक्सपेंशन बहुत दूर तक हुआ, ये नॉर्थ में पूरा का पूरा कंट्रोल किए। कहां तक गए? एटॉक, लाहौर। ये जो नॉर्थ वेस्ट के एरिया है, अहमद शाह अब्दाली की जो बाउंड्री थी वहां तक चले गए। ठीक है, तो बहुत से इतिहासकारों का यह कहना है कि अहमद शाह अब्दाली एक थ्रेट भी मान लिया कि भैया ये अफगानिस्तान पूरा अपने अंडर ले लेंगे। लेकिन क्या यही तक बात सिमट जाती है? नहीं। आप बोलेंगे सर मराठा इतने ज्यादा ताकतवर तो हार कैसे गए? कैसे हार गए? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं बताता हूं ना। यहां तक आपने मराठाओं की बात समझ ली, पहले बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली। याद रखिएगा ये बैटल हुई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में वर्सेस मराठा। हालांकि इसके साथ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और रोहिलास भी थे, लेकिन यहां पे मराठा जो है वो अकेले थे। उसका भी रीजन बताऊंगा। पहले आपने मराठाओं की ताकत समझ ली कि कितने ज्यादा ताकतवर। भैया इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे ना कि अरे ऐसे भी नींद में जाएंगे लड़ने तो भी हरा के आ जाएंगे, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस थे। ये ओवर कॉन्फिडेंट था जो कि अल्टीमेटली टूटेगा मराठाओं का। तो अब आप समझिए कि अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं। अहमद शाह अब्दाली एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा। नादिर शाह के बारे में आपने सुना है? देखिए भारत में 3 इन्वेजन्स हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक रहे। सबसे पहले तो मोहम्मद बिन कासिम का ही इन्वेजन हुआ, ठीक है, लूट के गया। उसके बाद तैमूर ने इन्वेड किया था 1798 में, है ना, भयानक। 1839 में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह किंग था, पर्शिया, ईरान जो आज का है ना, वहां का राजा था, शाह। बहुत ब्रूटल था नादिर शाह, इतना ज्यादा खतरनाक था कि जो मोहम्मद शाह रंगीला जो उस समय मुगल एम्परर था वो भाग खड़ा हुआ था। नादिर शाह जब भारत में आया दिल्ली पे आक्रमण करने, तो आप समझिए कि मोहम्मद शाह अब रंगीला, क्योंकि इसके जो ब्रूटैलिटी के किस्से बड़े मशहूर थे, तो ये आया। अब उसके बाद इसने देखा कि अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, हम यहां से बहुत ज्यादा खजाना लूट के जा सकते हैं। ये आया, डर के मारे मुगल एम्परर ने उसको खजाने की चाबी दे दी कि भाई तुम ये देखो हमारा खजाना, जो लेना ले जाओ। पीकॉक थ्रोन ले गया था, आपको पता ही है ना, सब कोहिनूर, पीकॉक थ्रोन सब ले गया था नादिर शाह। और खून की नदियां बहा दी थी नालों में, यमुना बिल्कुल लाल हो गई थी, इतना कत्लेआम मचाया था। नादिर शाह, अफगानिस्तान का जो एरिया है नादिर शाह के कंट्रोल में था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली की फैमिली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, गरीब घर का लड़का। अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी ट्राइब्समैन, इसने बचपन में ही शानदार स्किल्स दिखाए, इसने और इसके भाई ने। नादिर शाह की नजर में आ गया। नादिर शाह ने इसको बड़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन दी, जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे हटाए। नादिर शाह की मृत्यु हो गई 1846। आप देख लीजिएगा नादिर शाह की मृत्यु कब हुई, 1746 की बात कर रहा हूं। हाँ, 1739 में इन्वेड किया था, शायद मैंने 1739 में बोल दिया था। और तैमूर का इन्वेजन मैं भूल गया, 1698 तैमूर का इन्वेजन मैं भूल गया, ठीक है, आप देख लीजिएगा, याद से स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब ये समझिए कि यहां गया, नादिर शाह गया। तो नादिर शाह जब गया तो भाई अहमद शाह अब्दाली, भाई ये बड़ा मिलिट्री रूलर और बहुत ही ज्यादा इसने पकड़ बना ली थी। एक दो अफगानी था ये। अब अफगानी, मैंने आपको बताया था ना कि अफगानियों का रूल करने का तरीका अलग होता है, पता नहीं बताया कि नहीं बताया मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में। अफगानी जैसे जो लोदीज थे, लोदीज वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इन इंडिया। बहलोल लोदी, फिर आपका सिकंदर लोदी, फिर आपका इब्राहिम लोदी, है ना। अब आप ये समझिए कि अफगानी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, वहां पे जो लीडर होता है ना, ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। मतलब फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स का मतलब ये है कि वहां पे ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही होगा ना, आपको सबको लेके चलना है। आप इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करो, मतलब ट्रू डेमोक्रेसी। तो एक तो सारी अफगानी ट्राइब्स ने अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट किया। अहमद शाह अब्दाली बन गया राजा, और दुर्रे दुर्रानी लंबे चौड़े अहमद शाह अब्दाली ने टाइटल लिए। नादिर शाह को भी पता ही था कि भाई देखो काबिलियत है तो इसी में ही है। अहमद शाह अब्दाली को हम एक बड़ी गंदी निगाह से देखते हैं। यकीनन भारत के लिए तो एक विलन था, लेकिन आपको बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का फाउंडर माना जाता है। आपको पता है ना, ही इज द फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि इसने सारी की सारी अफगानी ट्राइब को एकजुट किया और अफगानिस्तान में इसकी मजहर है। तो ही इज बेसिकली द फाउंडर ऑफ अफगानिस्तान। आज का तो अफगानिस्तान है। अब जैसे ही ये राजा बना, भाई
इधर मराठाओं ने बैंड बजा रखी थी। मराठा भाई अब ये अटॉक तक आ गए थे, समझ रहे हो। तो अब अहमद शाह अब्दाली की बैंड बजनी शुरू हुई कि भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देगा, हमको सबसे पहले तो इनको खत्म करना है। लेकिन मराठाओं को खत्म करना तो सपने में, सपना है, सपना नहीं हो सकते थे, वो भाई सुपर पावर थे। तो अब ये करेगा क्या, इसने 1747, अब देखिए अहमद शाह अब्दाली 1747 से लेकर 1753 तक ये पंजाब में 3 बार आया। इसने 3-4 बार इन्वेजन किया पंजाब में। पहली बार ये हार के गया, मुनीर जो थे उसने हरा दिया, ठीक है। दूसरी बार शाह नवाज पंजाब का गवर्नर था और अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि 1753 आते आते, ठीक है, 1753 आते आते इसने पंजाब के कुछ पार्ट्स में कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और यहां पे इसने अपने बेटे को, लाहौर में अपने बेटे शाहरुख को इसने, नहीं सॉरी, यहां पे लाहौर में इसका बेटा था, नादिर शाह का बेटा शाहरुख जो है वो रूल कर रहा था। क्योंकि जब नादिर शाह दिल्ली आया था तो इधर लाहौर साइड हम ये देखते हैं कि मतलब ये वाला एरिया इसने जीत लिया था, तो यहां पे अपने बेटे शाहरुख को छोड़ गया था। तो अब अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले पंजाब पे आंखें गड़ाई। मैं एकदम आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, टाइमलाइन। 1747 से लेकर 53 तक इसने पंजाब पे हमले किए। अहमद शाह अब्दाली बहुत ही शानदार डिप्लोमेट था, शानदार। ये किसी से भी बात करता था ना उसको अपने पाले में ले लेता था, ये ऐसा था, इतनी बढ़िया तरीके से बात करता था, बहुत ही शानदार वॉरियर। दोनों ही बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन, जैसे महाराज शिवाजी थे। हालांकि अहमद शाह अब्दाली महाराज शिवाजी के पैर की धूल भी नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे अहमद शाह अब्दाली जो है ये पंजाब में, और पंजाब को उसने जीता। लेकिन मराठा को ये बात पता चली, तो मराठा बार बार आते थे, हमला करके चले जाते थे, बार बार आते थे, हमला करके चले जाते थे। 1750 आते आते अहमद शाह अब्दाली ने हेरात पे भी कब्जा किया। और 1747 से लेकर 1767 तक, 20 सालों तक 7 बार इसने मुगल्स के दिल्ली पे रेड मारी है। आपको बता दूं 7 बार, बार बार ये मुगलों पे रेड मारता था। अब आप ये समझिए कि टेंशन्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो हम ये देखते हैं कि मराठा पावर जो है, ये आप समझ गए, बैकग्राउंड आप पूरा का पूरा समझ गए, बहुत बढ़िया। मराठास और अहमद शाह अब्दाली यहां खड़े हुए थे कि अहमद शाह अब्दाली भी नया नया राजा और मराठाओं की ताकत तो बहुत ही खतरनाक। तो अब ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए जब अहमद शाह अब्दाली के पास कोई चारा नहीं बचा और पंजाब का पूरा क्लेम था। जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 दोनों पानीपत पे मिले। अब इसकी भी कहानी बहुत ही शानदार है ना। अफगान और मराठाओं की जो टेंशन थी, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर पीपीटी में भी आपको समझा दे रहा हूं, ताकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से पता लग जाए, आप कभी कहीं जाओ ही ना। मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी टिप पे है ना। तो स्टेप 1 हमने मराठाओं को समझ लिया, स्टेप 2 अहमद शाह अब्दाली। तो टेंशन मराठा और नादिर शाह के बीच में थी ही, बता ही चुका हूं मैं, है ना। अहमद शाह अब्दाली ने थ्रोन को अटेंड किया, नादिर शाह का देहांत हुआ, अहमद शाह अब्दाली थ्रोन पे आया कि भाई सक्सेस तो हमको मिलेगी। लेकिन वही है कि अहमद शाह अब्दाली कांधार, गजनी, काबुल, पेशावर, ये सारे के सारे एरियाज इसने ऑक्यूपाई कर लिए। अब यहां पे जो पॉलिटिकल एम्बिशन थे भाई, क्योंकि मराठा भी अटॉक तक चले गए थे, है ना, मराठा लाहौर तक चले गए थे, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ये आ गए मराठाओं के साथ कि अगर अब इसने पार कर लिया, अब अगर मराठा आगे बढ़े तो मेरा अफगानिस्तान मुझसे चला जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा था और मराठाओं का तो भाई एक ही लक्ष्य था, एक्सपैंड करो ऐसा। अब ये बात तो हुई मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली की। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एक पीपीटी में से इट्स ओके। ये बात हुई अहमद शाह अब्दाली की। बाकियों का क्या, देखो उस समय भारत में सिख भी थे, जाट भी थे, है ना, रोहिलास। ये रोहिलास कौन थे? रोहिलास वो थे, रोहिलास अफगानिस्तान से आके, आज का जो उत्तराखंड का एरिया देख रहे हो ना, उत्तराखंड का कुछ एरिया जो हो गया, कुछ एरिया, सब नहीं, मुरादाबाद वाला एरिया, बरेली, ये रोहिला खंड है, ठीक है। रोहिलास अफगानिस्तान से आके भारत में सेटल हुए, है ना। तो अब जाहिर सी बात है, ये रोहिलास किसका साथ देंगे? पहले इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, 1720 आते आते सेमी इंडिपेंडेंट हो गए, पूरी तरीके से आजाद नहीं, लेकिन सेमी इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है ना, इनकी ऑटोनॉमी थी। तो अब ये क्योंकि अफगानी है, उधर से आए, तो जाहिर सी बात है ये अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करेंगे, राइट, अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करेंगे। इसमें एक, अब देखिए, ये जो रोहिलास थे इन्होंने सपोर्ट किया, यानी कि अभी अहमद शाह अब्दाली है प्लस रोहिलास इसको सपोर्ट करेंगे, रोहिलास इसको सपोर्ट करेंगे। और कौन सपोर्ट करेगा? ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी प्लस रोहिलास। और कौन सपोर्ट करेगा अहमद शाह अब्दाली को? अवध का नवाब, अवध का नवाब। अवध का नवाब, ऐसा बोला जाता है कि अवध, रोहिलास, इन सब ने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया 1759 में। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझिए आप।
अवध के नवाब ने भी अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट किया। तो दो चीजें हमने देखी। पहले हमने क्या देखा, मराठाओं की पोजीशन, अहमद शाह अब्दाली की पोजीशन। अब हम देख रहे हैं कि वो क्या सिनारियो थे जो अहमद शाह अब्दाली यहां पे आ गया, भारत में आ गया, अटैक कर दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी, रेड तो वो मार ही रहा था। उसका सबसे पहला सिनारियो की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुगल्स बहुत ज्यादा कमजोर थे, इस पे आधिपत्य पे भी बहुत ज्यादा जंग थी। यहां पे नाजिबुद्दौला जो कि मुगल का ही गवर्नर था, वो चाहता था कि वो मुगल को कंट्रोल करे, मराठा चाहते थे कि वो मुगल को कंट्रोल करे। तो पहले उसने क्या किया कि पहले उसने मुगल एम्परर को खत्म कर दिया, भगा दिया वहां से और खुद गद्दी पे बैठ गया। बाद में जो भूल गया अरे यार, जो निजाम का वो था, चलिए कोई नहीं, ठीक है, मैं अभी मुझे याद आएगा, भूल जाता हूं थोड़ा। समझिए कि जो इधर निजाम था, ठीक है, यहां पे जो हैदराबाद का रीजन, वो चाहता था और मराठा चाहते थे कि हमारा रूलर जो हम चाहें वो गद्दी पे बैठे, समझे आप। तो ये एक बहुत ही भयानक टसल होगी दोनों में, ठीक है, हमारा, जिसकी वजह से भाई नाजिबुद्दौला पहला तो मुगल के साथ था, बाद में क्योंकि मराठाओं ने अटैक किया। देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा भैया। ये जो मुगल एम्परर आलमगीर टू, ठीक है, शाह आलम टू, मुगल एम्परर शाह आलम टू, सबसे वीक रूलर, बड़ा लंबा रूल चला था, लेकिन खाली इनका पालम तक, दिल्ली से पालम तक का, मतलब लाल किले से पालम तक का इनके बारे में बहुत कहावत है। इनका रूल जो था ना बहुत ही कम था, बहुत ही छोटे से एरिया में। कहने को ये मुगल एम्परर था शाह आलम टू, लेकिन एक्चुअली में ये मराठा का पपेट था। जो मराठा चाहते थे वही मुगल एम्परर करते थे। यही बात नाजिबुद्दौला को नहीं पसंद आई, तो नाजिबुद्दौला और मराठा जो वो कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। नाजिबुद्दौला चाहता था कि भाई हमारा जो है, हमारा कंट्रोल हो दिल्ली पे, लेकिन मराठा चाहते थे हाँ आ जाओ लड़ लो। तो भाई हुआ क्या कि नाजिबुद्दौला को खदेड़ दिया यहां पे मराठाओं ने 1759। अब इधर लाहौर तक चले गए, मराठाओं ने लाहौर से भी नादिर शाह के बेटे को खत्म कर दिया, हटा दिया वहां से। तो अब अहमद शाह अब्दाली के हाथ पैर फूल गए, और ऊपर से ये जो रोहिलास थे ना, इनको भी प्रॉब्लम्स हुई। देखिए मराठास के लिए थोड़ा डिसेंट था। क्यों डिसेंट था? 1752 की ट्रीटी पे वापस आइए। नॉर्थ एरिया में ये लोग टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। तो एक थोड़ा सा लोग ना मराठाओं के खिलाफ कि भाई आप इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। अवध भी थोड़ा सा इस चीज से गुस्सा था, तभी तो शुजाउद्दौला ने भाई सपोर्ट किया। हालांकि कंफ्यूज थे कि मराठाओं को सपोर्ट करे कि अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करे। डिप्लोमेसी में अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो अब यहां पे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, और कुछ और रीजंस ऐसे थे कि यहां पे नॉर्थ में मराठाओं को सपोर्ट मिला ही नहीं। तो सिनारियो क्या बन रहा है? सिनारियो ये बन रहा है कि अहमद शाह अब्दाली प्लस रोहिलास, वही यहां पे ठीक है, प्लस आपका अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और यही शुजाउद्दौला जो है वो आपके बैटल ऑफ बक्सर में भी थे। और यहां पे ये नाजिबुद्दौला है ना, नाजिबुद्दौला। तो ये सब जो है ये अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट कर रहे हैं वर्सेस मराठास। अब मराठास बिल्कुल अकेले हैं। मराठास थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, जैसे जाटों ने, ठीक है, सूरजमल ने बोला कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे। मराठास ने बोला नहीं हम खुद से ही जीत लेंगे। सिखों का भी ऐसे ही था, सिख एम्पायर उस समय बहुत बड़ा था। मराठास को कोई भी सपोर्ट नहीं था, नो सपोर्ट, मराठास को कोई भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन इधर अहमद शाह अब्दाली के पास अवध का सपोर्ट था, प्लस आपका नाजिबुद्दौला का सपोर्ट था, प्लस रोहिलास का। तो अब ये बड़ी गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ यहां पे क्या हुई देखिए, 1760 में बैटल वॉज इनएविटेबल। मार्च 1760 मार्च में मराठास जो हैं वो निकलना शुरू करते हैं, है ना। अब देखिए ऐसा था कि यहां पे सदाशिव भाऊ, इनको जो है वो कमान दी गई, ठीक है, यहां पे लिखा होना चाहिए वैसे, चलिए कोई नहीं। सदाशिव भाऊ को यहां पे ये 31 साल के थे, ये 31 साल के थे, इनको कमान दी गई कि जाओ तुम लीड करो, तुम मराठाओं को लीड करो। एक थोड़ा सा रघुनाथ राव बहुत बड़े डिप्लोमेट, बहुत ही बड़े वॉरियर थे। एक थोड़ी सी ये कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई रघुनाथ राव, इंटरनल पॉलिटिक्स भी मराठाओं में बहुत ज्यादा थी ना, तो रघुनाथ राव को देनी चाहिए थी, रघुनाथ राव को कमान देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे सदाशिव राव को यहां पे कमान दी गई।
और रघुनाथ राव ने खुद भी कमान लेने से, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस थे ये भाई, कमाल का इन्होंने काम किया था। सदाशिव राव भी बहुत बड़े वॉरियर थे, लेकिन क्योंकि 30 साल के थे, थोड़ा एक्सपीरियंस कम था और इतने अच्छे डिप्लोमेट नहीं माने जाते थे जितने रघुनाथ राव माने जाते थे। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से रघुनाथ राव ने मना कर दिया, क्योंकि जो कि पेशवा के खुद ही भाई थे, है ना। अच्छा, सदाशिव राव जो थे वो चीमाजी अब्बा के बेटे थे। चीमाजी अब्बा अगेन भाई थे बाजीराव वन के। बाजीराव वन के भतीजे थे सदाशिव राव। बाजीराव वन 1740 से लेकर 1761 तक रहे। उसके बाद इनके सक्सेसर है नाना साहेब। नाना साहेब इनके सक्सेसर है। नाना साहेब खुद बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट लीडर नहीं थे, वो बाकियों को कहते थे, खुद बैटलफील्ड में नहीं जाते थे, वो बाकियों को कहते थे, ऑर्डर देते थे, इस तरीके का हिसाब किताब था। तो अब ये देखते हैं कि मराठा जो है भाई, क्योंकि युद्ध जो है उसको आप इट इज इनएविटेबल, तो मराठा जो है वो मार्च 1760 में निकलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मराठा 1 लाख की फौज के साथ निकले, लेकिन इनके साथ बहुत आम लोग भी निकल लिए, श्रद्धालु। उनको लगा कि भाई देखो पिकनिक पे जा रहे हैं, जीत तो आएंगे ही, हमारा तो मेन ये है कि हम तो बनारस जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ में भाई गजब के मंदिर थे, उत्तराखंड इधर साइड, तो यहां पे सब तीर्थ भी हो जाएगा हमारा। पुणे से निकले, पुणे हेडक्वार्टर था मराठाओं का, पुणे से निकले, तीर्थ भी हो जाएगा हमारा और साइड बाय साइड बैटल भी लड़ लेंगे। बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बताया ना कि इसमें इतने सालों से मराठाओं ने कभी हार झेली ही नहीं थी। तो जब मराठाओं ने हार नहीं झेली तो सबको लग रहा था अरे जीतना तो तय है यार, ये अहमद शाह अब्दाली है कौन, इसको ऐसे उखाड़ के फेंक छींक देंगे मर जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब बना। तो हम ये देख रहे हैं कि मराठाओं के साथ 4-5 लाख और लोग निकल लिए और बाकी आम लोग, इसमें औरतें थी, इसमें बच्चे थे, इसमें श्रद्धालु थे, बूढ़े, सब लोग। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि दोस्तों इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। सिविलियंस को 4 घंटों तक काटा, अगले 3 दिनों तक काट डाला गया। औरतों को ले गया, वो बहुत सारी औरतों को किडनैप करके ले गया था वो, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। ये वर्ल्ड वॉर 2 क्या आप समझिए कि ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा काला दिन था, क्योंकि एक दिन में इतने लोग किसी भी बैटल में आज तक नहीं मरे, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि मराठाओं को किसी की हेल्प नहीं मिली, ना मराठाओं ने किसी की हेल्प ली। तो मराठा जो है वो मार्च 1760 में निकलना शुरू करते हैं। अब इनके साथ देखिए मराठा कॉन्फेडरेसी थी, तो सिंधियाज जो हैं, होलकर्स जो हैं, है ना, गायकवाड़ जो हैं, ठीक है, ये 3 जो हैं, 4 थे बेसिकली, ठीक है। तो ये 4 जो है मराठा कॉन्फेडरेसी जिनको बोला जाता था, भोसले जो है ना, ये सब भी इनके साथ हो लिए, कारवा बनता गया, सब इनके साथ हो गई, पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी जो है वो युद्ध लड़ने चली गई। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली भाई, उसके पास भी अवध का सपोर्ट, अहमद शाह अब्दाली की खुद की सेना 30-40 हजार थी, उसके पास भी अवध का सपोर्ट, बाकी इधर रोहिलाओस का। तो हम ये देखते हैं कि इधर यमुना थी, है ना, ये यमुना थी, और इधर जो है अहमद शाह अब्दाली की सेना थी। अब यमुना उस समय उफान पे थी, मानसून आया हुआ था। एक और चीज यहां पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि मराठाओं ने सोचा कि हमको सप्लाई बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन मराठाओं को कुछ मिला ही नहीं। मराठा जब बैटल फील्ड में जाने लगे, जब कूच करने लगे, तो भाई ये बहुत लंबा सफर होने वाला है, आपको लगातार सप्लाई चाहिए। तो यहां पे मराठाओं को सप्लाई ही बंद हो गई। खाने के लाले पड़ गए दोस्तों, पैसों के लाले पड़ गए, क्योंकि आप इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हैं ना, आप इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हैं, कहां से इनका इंतजाम कर पाओगे। जितने पैसे आ रहे थे उससे 10-15 गुना ज्यादा सप्लाई की जरूरत थी। ये बहुत बड़ी चीज। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि हालांकि मैं युद्ध पे, देखिए ये इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, मतलब जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कहानी। यहां पे हुआ क्या कि दोनों ने, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं ने एक दूसरे की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की। युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई, लॉजिस्टिक, कि भाई आप लड़ रहे हो, पीछे से सामान आता जा रहा है, पीछे से हथियार आते जा रहे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे की सप्लाई काट दी। मराठाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब इधर अहमद शाह अब्दाली की सेना, इधर मराठाओं की सेना, दोनों एक दूसरे पर युद्ध नहीं कर रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली को पहले यमुना क्रॉस करनी है। अहमद शाह अब्दाली पानीपत पे आ गया, उसको यमुना क्रॉस करनी है, लेकिन यमुना क्रॉस करें कैसे, यमुना उफान पे। तो ऐसा बोला जाता है कि अहमद शाह अब्दाली कूद गया नदी में और उसकी सारी सेना जो है वो इधर आ गई। अब दोनों आमने सामने। काफी महीने बीत गए दोस्तों, जनवरी 1761 आ गया। अब यहां पे मराठाओं के पास कोई चारा नहीं था, सप्लाई खत्म, लोग भूखे मर रहे हैं, और इस समय महामारी भी फैली हुई थी, कॉलेरा फैला हुआ, लोग उससे मर रहे हैं। तो यहां पे सदाशिव का यही फैसला था कि भाई देखो, अब हमको तो या करना है या मरना है, हमको लड़ना ही पड़ेगा। हमको अहमद शाह अब्दाली से, इस बीच छोटी मोटी स्कर्मिशेस भी हुई, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। अहमद शाह अब्दाली की जीतने की पॉसिबिलिटी थी ही नहीं।
इससे पहले भी दोस्तों मार्च से लेकर जनवरी तक बीच में थोड़ा बहुत छुटपुट झड़प हुई थी, उसमें मराठाओं ने बाजी मारी। मराठाओं ने तो समझिए कि अफगानियों में टेरर था, डर था अफगानी कि मराठा हमको कितना मारेंगे, हम लोग जाना सुसाइड करने। लेकिन अब वही है ना कि ये लोग गए। अब हम ये देखते हैं कि 14 जनवरी का दिन, मकर संक्रांति का दिन चुना गया। सदाशिव राव, विश्वास राव, इन सब ने मीटिंग की और इन्होंने बोला कि भाई देखो अब ऐसा है कि अब हमको लड़ना पड़ेगा, या तो मर जाए पे भूखे या लड़ो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मकर संक्रांति ना सूरज एकदम सामने था, मराठा जैसे इधर खड़े हुए थे, सूरज सामने था, सीधा मराठाओं की आंखों में लग रहा था। छोटी छोटी चीजें ना बैटल का रुख बदल देती हैं। अब हम ये देखते हैं कि एकदम से मराठाओं ने हमला कर दिया अहमद शाह अब्दाली की सेना पे। सक पका गए अहमद शाह अब्दाली, भाई कहां से हमला हुआ है, भागे सब के सब, लेफ्ट राइट सेंटर फ्लैंक, राइट लेफ्ट को खत्म कर दिया विश्वास राव ने, खत्म कर दिया। यहां पे समझिए गए काम से। तो 4 घंटे, शुरुआत के 4 घंटे तो अफगानी सेना एकदम तितर बितर, उनको समझ ही नहीं आता भाई कहां से हमला हो रहा है, क्या करे, भागने पीछे भागने लगे। मराठों की विक्ट्री सर्टेन। मराठा अगेन ओवर कॉन्फिडेंट के देखा, बोला था हम जीत के जाएंगे, तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने बे, तुमको ऐसे ही फेंक दे, तुम्हारे जैसे ना सब पोछा ओछा नौकरी करते हैं हमारे यहां। तो यहां पे ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंट बहुत आगे तक चले गए मराठा। इसमें हुआ क्या ना कि शुरुआत के 4-5 घंटे मराठाओं का हाथ बहुत तगड़ा रहा, मतलब वो हावी रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, मराठाओं की रिजर्व्ड सेना नहीं थी, मराठाओं की रिजर्व्ड सेना नहीं थी। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही यहां पे मराठाओं की। फिर ऊपर से मकर संक्रांति का दिन, ऊपर से आप इतने सारे लोगों को ले आए हैं, उनकी चिंता, उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। तो ये सब ऐसी खिचड़ी पकी कि मराठाओं ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाए वो। अब हुआ क्या, अहमद शाह अब्दाली ने रिजर्व्ड सेना रखी हुई थी, मराठा बहुत आगे निकल गए, पीछे ने अहमद शाह अब्दाली ने सिग्नल दिया, यहां पर रिजर्व्ड सेना ने फिर ऐसा मराठाओं पे पलटवार किया। प्लस विश्वास राव को गोली लग गई, मेन सेनापति विश्वास राव को गोली लग गई, वो गिर गए। उसके बाद एकदम पासा ही पलट गया। एक और चीज, सदाशिव जो है वो हाथी पे थे और हाथी से उतर के वो युद्ध लड़ने लगे। अब देखिए हमने कई बार देखा ना कि बैटल में मेन जो होता है ना वो लीडर होता है। पहले में क्या होता था कि अगर जो सेना है अगर उसको लग गया कि उसका लीडर गया, यहां पे इंडिविजुअल का खेल नहीं है, यहां पे लीडर का खेल है। उसको लगा कि अगर उसका कैप्टन गया तो सेना वहीं समर्पण कर देगी। यही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ था, सेम चीज। हेमू जो लगभग बैटल को जीत गए थे, तीर लगा, सेना खत्म, मोराल डाउन। यही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ। विश्वास राव गए, सेना का मोराल डाउन। सदाशिव दिखे नहीं, सेना का मोराल डाउन, उनको लगा मर गया, बस खत्म, खेल खत्म। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा पलटवार किया है, गाजर मूली की तरह काट दिया, गाजर मूली की तरह काट दिया दोस्तों। एक दिन में लाखों लोगों को मार दिया, स्लॉटर हुआ है, स्लॉटर। ये एक काला इतिहास इसलिए भारत का दोस्तों, कितने बच्चों को मार दिया, जो श्रद्धालु थे बूढ़ों को मार दिया, नदी यमुना लाल होगी, समझ लीजिए ऐसा मंजर था। औरतों को ले गए, बहुत सारे औरतों को बंदी बना के ले गए, कितने सारी औरतों को। ये भी बहुत ही हीरोइक कहानी, जब औरतों को ले जा रहे थे तो फिर सिख एम्पायर, सिख राजा ने वहां पे, खैर वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वहां पे उन्होंने जबरदस्त तरीके से वार किया था। क्योंकि देखिए किसी को सब जो इंडियन राजा थे ना उनको भी लग रहा था मराठा जीत जाएंगे, सिख को जाट को भी क्या क्या हेल्प करें इनके, जीती जाएंगे। क्योंकि यार वही है ना कि इनका पलड़ा बहुत भारी था, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, कैसे हार गई है। लेकिन अब जो है सो है, हार गई है। और उसके बाद फिर इतना ज्यादा अगले 3 दिन तक दोस्तों काटम काट मचा दिया है यहां पे अहमद शाह अब्दाली ने, खत्म। उसकी सेना ने बहुत मारा है, सिविलियंस को मारा है, जो कि युद्ध के खिलाफ है। तो अब ये हिसाब किताब रहा, ये पूरी की पूरी बैटल रही, समझ गए आप। अब आप रीजंस देख लीजिए, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये आउटकम था, ये पॉइंट्स जो है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस में आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें लैक ऑफ मराठा सिंपैथाइजर्स नहीं थे, है ना। मैंने बताया कि जो राजपूत थे भाई, वो भी थोड़ा सा, बहुत सारे लोकल राजपूत जो थे उनको मराठा बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। रीजन ये था ना कि क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, आप युद्ध, आपसे कोई, आपको पता है कि आपको कोई प्रतिद्वंदी है नहीं, कंपिटिटर है नहीं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप जैसा मन में वैसा रूल करूंगा। फिर टैक्सेस बहुत ज्यादा लेते थे ये, तो इस वजह से मराठाओं के सिंपैथाइजर्स, मतलब कोई इनसे सिंपैथी नहीं रख रहा था, है ना। स्पेशली अगर राजपूत मदद कर देते थे, कहीं से मदद मिल जाती, सिखों से मदद मिल जाती दोस्तों। सिख एम्पायर भाई, आपको पता ना दुनिया की सबसे बड़ी सेना महाराजा रणजीत सिंह के पास थी। तो अगर उनसे, अगर खैर उस समय तो महाराजा रणजीत सिंह तो 1799 में ही आए, है ना, सिख एम्पायर की स्थापना की। तो अब यहां पे देखते हैं कि जो रूलर्स ऑफ राजस्थान और नॉर्दर्न इंडिया थे, उन्होंने मना करने से मना कर दिया, कोई भी फ्रेंड इनका नहीं था। फिर मिलिट्री वीकनेस थी, फेलियर। भाई 45,000 सोल्जर्स थे,
अब्दाली और अगर सबकी मिला लो तो सोल्जर्स इनके पास ज्यादा थे। मराठाओं के पास वही बता रहे ना कि उनकी बहुत लोग थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनका भी ध्यान रखना था, है ना। तो ये बड़ा मुश्किल था। उसके बाद मराठाओं की सप्लाई खत्म कर दी गई थी। यहां पे मराठाओं की मतलब ना उनको हथियार मिल रहे थे, ना उनको खाना मिल रहा था, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से मराठा हारे। तो ये बैटल का सीन है। खैर ये तो एक पेंटिंग है ना। उसके बाद फिर ये जो अब भाई आप पुणे में हो, पुणे आपका मेन सेंटर, आप लड़ रहे हो पानीपत हरियाणा में, कितना टाइम लगेगा आप समझो कि बहुत टाइम लगेगा वहां से सप्लाई आने में या रीइंफोर्समेंट आने में, भूल जाओ आप। तो ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो थी ना, ये भी बहुत ज्यादा थी, सप्लाई आ ही नहीं सकती थी। आर्मी में वही जीतता है जिसकी लॉजिस्टिक बढ़िया होती है। उसके बाद फिर पेशवा जो है फेल्ड टू कीप कॉन्टैक्ट विद भाऊ, सदाशिवराव पेशवा का कॉन्टैक्ट ही छूट गया, मैंने बताया ना, तो इन्फोर्समेंट आ ही नहीं पाया। फिर उसके बाद जो लीडरशिप दी, मैंने बताया इसमें रघुनाथ राव होते तो शायद इसमें जो युद्ध का फैसला है ना वो अलग होता, माइट बी डिफरेंट, बट ऐसा हुआ नहीं। सदाशिव भाऊ को यहां पे लीडर बनाया गया। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, मराठाओं की वजह से रघुनाथ राव वाज नॉट दी लीडर। तो ये चीज है। उसके बाद भाई कोऑर्डिनेशन नहीं था, ठीक है, ये तो आप देख ही सकते हैं। जनरल्स वर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सदाशिवराव हाथी से नीचे उतर के लड़ने लगे, फिर विश्वास राव घायल हो गए, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी फैल गई। यहां पे देखिए अहमद शाह अब्दाली की सेना थोड़ी सुपीरियर इसलिए थी ना क्योंकि ये लोग युद्ध ही लड़ रहे थे, हालांकि मराठा भी युद्ध लड़ते थे। देखिए मराठा ना गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स में बहुत ही ज्यादा, छापामार युद्ध में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। लेकिन ये छापामार युद्ध आप यहां नहीं कर सकते हो ना, ये तो प्लेन है, ये तो खुला मैदान है। छापा छुप छुप के बाद आप कहां, पहाड़ों पे करोगे, आप जंगलों में करोगे, आप गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स यहां अपना ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो थोड़ी सी मिलिट्री स्किल्स जो थी यहां पे अहमद शाह अब्दाली की सुपीरियर थी। और अफगान जो थे, थोड़ा जो लीडरशिप दी अहमद शाह अब्दाली की वो भी सही रही है यहाँ पे। आउटकम यही था कि मराठाओं की जो डिफीट थी इसने भारत का इतिहास पूरी तरीके से बदल दिया। कैसे बदल दिया? एक तो इनके नॉर्थ चला गया, हालांकि इसके बाद ये रीऑर्गेनाइज भी होंगे, ऐसा नहीं है, अभी ये रीऑर्गेनाइज होंगे। हम आगे अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एंग्लो मराठा वॉर ही होगा। हालांकि अब ये कोई भी लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा, तो वो एंग्लो मराठा ही वॉर होगा, है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे रीऑर्गेनाइज हुआ, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए, देखेंगे। तो ये जो मराठा, इट वाज अ वेरी सीरियस डिफीट एट पानीपत, और इसने बदल दिया। क्योंकि अब यहां पे सबसे बड़ा पता है कौन जीता, कौन? अहमद शाह अब्दाली भी नहीं जीता। विनर असली था कौन था? अहमद शाह अब्दाली ना, वो तो निकल गया, वो वापस निकल गया अफगानिस्तान लूट लाट के। ब्रिटिश, उनको बिना कुछ किए हुए सब कुछ मिल गया। इंग्लैंड जो है उनको सब कुछ मिल गया, यही तो मौके का फायदा, किस्मत यहां पे ब्रिटिश के साथ। तो ब्रिटिशर को यहां पे सब कुछ मिल गया। यहां पे इनको लगा था कि हमको मिलेगा, क्योंकि भाई 1757 में आपने बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी, हार गए। फिर 1764 में ठीक 3 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ेंगे ना। अब बैटल ऑफ बक्सर में शुजाउद्दौला, जिसने वही शुजाउद्दौला अवध, जिसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, वो हार जाएगा। तो 1761 में मराठाओं के हार के बाद इनके पास नॉर्थ गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरा ही नॉर्थ चला गया, यानी कि ब्रिटिश के पास पूरा नॉर्थ इंडिया आ गया। भाई पहले मराठा बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब की दीवानी कलेक्ट करते थे, पूरा टैक्स यही, अब ये सब ब्रिटिश के पास आ जाएगा, समझे आप। तो ये चीज है। तो भाई पेशवा बालाजी राव वही है कि इसके बाद नाना साहेब आए थे, है ना। तो ही वॉज एक्चुअली मतलब ये बहुत बड़ी हार थी। तो यही चीज है। फिर क्या था ये, हाँ, यहां पे मराठाओं की यूनिटी, देखिए ये हार इतनी बड़ी थी भाई, कभी हार का सामना नहीं किया, और ये बहुत ब्रूटल था क्योंकि यहां पे बच्चों को मार दिया, औरतों को खत्म कर दिया, मतलब पूरे क्लैन पे हमला था ये। तो आप ये समझिए कि मराठाओं की यूनिटी बहुत बुरी तरीके से टूटी, और उसके बाद फिर मराठा चीफ जो है वो वापस अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। तो मराठास पूरा नॉर्थ इंडिया का इनके पास पूरी सब कुछ चला गया, पॉलिटिक्स एकदम बदल गई, ये चीज है। ये विश्वास राव थे और ये सदाशिवराव। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर पे भी, ठीक है, अब मुगल्स को भी, और मुगल खत्म हो गए, मुगल तो वैसे भी खत्म थे और खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि मराठाओं का भी सपोर्ट चला गया। तो बेसिकली सब कुछ यहां पे ब्रिटिशर के पास आ गया। फिर पंजाब और सिंध रीजन को यहां पे अब्दाली ने एनेक्स किया, और उसके बाद फिर शाह आलम को ये एम्परर बना के गया, और इमाद एज दी वजीर, और नाजिबुल औला, हाँ इमादुल मुल्क, यस याद आया, ये इमादुल मुल्क, ये हैदराबाद, इमाद इसने भी सपोर्ट किया था ना यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का। तो ये नाजिबुद्दौला जो है ये एज द मीर बख्शी, तो पूरी इनके पास ताकत आ गई। अहमद शाह अब्दाली की एक खासियत थी ना कि वो
जो भी उसका साथ देता था ना उसको काफी इनाम देता था, इसलिए भी लोग इसका साथ देना ज्यादा पसंद करते थे। तो ये चीज है। फिर नाजिब-उद-दौला के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी रही और शाह आलम के पास कुछ नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था, बस नाम का खाली गवर्नर ये था, रूलर था, बट इसके पास कोई ताकत नहीं थी। मैंने बताया ना, दिल्ली से पालम, बस इतना एरिया इसके पास था। राजपूत और जाट जो थे वो पूरे तरीके से आजाद हो गए, जो कि पहले मराठाओं के अंडर थे, पूरी तरीके से आजाद हो गए, है ना। तो वही है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशली मराठा। ये लेक्चर था। अब दोस्तों अगले पार्ट में हम ये देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर। ये आप समझ गए, कल हम इसको देखेंगे, ठीक है, कल नहीं, सॉरी, परसों डेली एक लेक्चर आएगा, लेकिन अब मैं इसको पार्ट्स में करूंगा। आई थिंक ये भी लंबा हो गया है, मुझे लगता है डेटा आप लोगों का ज्यादा लगेगा। मैं कोशिश करता हूं कंप्रेस करने में, लेकिन कंप्रेस करने में तो क्वालिटी घट जाती है, तो मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करता हूं। लेकिन वही है कि एंग्लो मराठा वॉर हम अगले पार्ट में देखेंगे, परसों देखेंगे, हम परसों एंग्लो मराठा वॉर को पढ़ेंगे। ये लेक्चर था, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।